हाँ जी। गुड मॉर्निंग। सर लिंक सेंड कर दीजिए। ओके। हाँ भाई। हाँ हाँ, शांति। हाँ, तो हम लोग अभी बात करेंगे रेजोनेंस इन सीरीज एलसीआर। लेकिन इसके सवाल इसमें नहीं दिख रहे। मतलब ज्यादातर क्वेश्चंस जो आपको दिखेंगे ना नॉर्मली किसी भी एक्सरसाइज में, वो मोस्ट ऑफ द सवाल आपको रेजोनेंस के ही मिलेंगे। और रेजोनेंस में होता क्या है वो देख लो। अच्छा, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और थोड़ा एक ऐसे पॉइंट से रिलेट करेगा जो बड़ा अजीब सा लगेगा आपको, लेकिन ये एक्सेल है, एक्सी और आर, ये तीनों सीरीज में है। ये हमारा बैटरी है। तो हमने बोला बैटरी का वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी है मान लीजिए, और एक्सएल एक्सी आर। तो अगर इसमें करंट देखे तो आंसर आ जाएगा ई नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी। ये पीक वैल्यू ऑफ करंट है आई नॉट। ठीक है। लेकिन अगर एक्सएल और एक्ससी का वैल्यू इक्वल हो जाए तो ये वाला टर्म कट जाएगा। कट जाएगा तो इंपीडेंस का वैल्यू मिनिमम हो जाएगा। तो ये मिनिमम इंपीडेंस हो गया। देखिए कितना हो गया, आर बचा, ये कट गए, ये बचा है। तो इंपीडेंस आर तो रह गई। मतलब सर्किट में तीन लोग थे, उनमें से दो लोगों ने आपस में एक दूसरे को ही कैंसिल कर दिया, समझ, लड़के मर गए। तो सर्किट में क्या बचा? तो तीन लोग हैं, लेकिन बैटरी को क्या फील हो रहा है? एक ही रेजिस्टेंस उसको रोक रहा है बस करंट को। तो वो बैटरी क्या करेगा, अगर अचानक रेजिस्टेंस कम हो गया तो अपना करंट भर भर के भेजेगा। कितना मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा इसमें? इससे ज्यादा करंट फ्लो नहीं किया जा सकता। पीक वैल्यू ऑफ करंट, उसका भी मैक्सिमम वैल्यू, समझ गए क्या? मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट बाय आर। इसमें दो चीजें और आपको समझ में आ गई होंगी कि कॉस फाई यानी पावर फैक्टर बोलेंगे तो वो 1 हो जाएगा, और फेज डिफरेंस का वैल्यू 0 हो जाएगा। यानी करंट का फंक्शन बनाएंगे तो ई नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी हो जाएगा। क्योंकि एक्सएल और एक्सी कैंसिल हो गए तो केवल क्या बचा, आर बचा। मतलब ऐसा लगेगा जैसे कि वोल्टेज और करंट अभी सेम फेज में चलना चाहिए। तीन लोग थे, आपस में दो कैंसिल हो गए, सर्किट में अचानक इंपीडेंस कम हो गया। थोड़ा सॉल्व करके देखिए इसका क्या मीनिंग है, और फिर हम रिलेट करेंगे किसी दूसरी स्टोरी से। एक्सएल का वैल्यू एक्स सी के इक्वल किया तो एक्सएल का फॉर्मूला था ओमेगा एल, और एक्सी का वैल्यू होता था, इसको ओमेगा नॉट और ओमेगा नॉट लिख दिया। ओमेगा नॉट का वैल्यू आया 1/√एल से। इस वैसे तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, लेकिन इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिख रहे हैं। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो गया ये। और ये इवेंट जिसमें करंट मैक्सिमम हो गया और एक्सएल और एक्सी इक्वल हो गया, इसको इवेंट को कह रहे हैं रेजोनेंस। इसको क्यों कह रहे हैं रेजोनेंस, इसके लिए हमको पुराने एक चैप्टर एसएचएम में जाना पड़ेगा। एसएचएम या वेव भी बोल सकते हैं, वेव वाले चैप्टर में जाना पड़ सकता है। एसएचएम वैसे बेटर एग्जांपल है। एसएचएम में एक ऐसा पॉइंट होता था जिसमें बोलते थे फोर्स्ड ऑसिलेशन।
फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या होता था बताओ? हाँ, वहां पे एक ऑसिलेटिंग फोर्स अगर किसी ऐसे सिस्टम को ऑसिलेट कराए जिसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी f1 है, और एक ऐसा फोर्स लगाया जिसका फ्रीक्वेंसी f2 है। फोर्स चाहता है, फोर्स को ड्राइवर बोलते हैं, तो ड्राइवर चाहता है सिस्टम ऑसिलेट करे f2 से, लेकिन सिस्टम का नेचुरल फ्रीक्वेंसी है f1, लेकिन ड्राइवर क्या चाहता है? f2 से करे वाइब्रेट, तो सिस्टम को f2 से वाइब्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी कहां से मिल रही है? ड्राइवर से मिल रही। सिस्टम खुद एनर्जी नहीं बनाता, सिस्टम बस बैठा है, उसको कोई एनर्जी देगा तो वो वाइब्रेट करेगा। जैसे एक पेंडुलम सस्पेंडेड है, तो पेंडुलम क्या अपने यहां वाइब्रेट करने लगता है, तो तुम क्या करते हो? साइड में ले जाके छोड़ देते हो। छोड़ दिया तो वो अपने नेचुरल ऑसिलेशन करेगा, अपनी मर्जी से ऑसिलेशन करेगा, तुमने छोड़ दिया ना उसको। लेकिन अगर उस सिस्टम को यानी पेंडुलम को तुम किसी वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क के बगल में रख दो, अगर इस पेंडुलम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी 10 है और जो ट्यूनिंग फोर्क तुमने वाइब्रेट करके रखा उसकी फ्रीक्वेंसी 15 है, तो ट्यूनिंग फोर्क 15 वाइब्रेशन पर सेकंड कराना चाहता है, तो ये 15 वाइब्रेशन पर सेकंड करेगा, क्योंकि ट्यूनिंग फोर्क उसको धक्का ही दे रहा 15 बार, उसको करना पड़ेगा 15 टाइम। तो ये अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी भूल जाएगा, और किससे करेगा? जो फोर्स लगा रहा है, ड्राइवर से करेगा। समझ गए? तो ड्राइवर कौन है? जो फोर्स लगाता है, एक्सटर्नल एजेंट या जो फोर्स लगा रहा है। फोर्स्ड ऑसिलेशन। यहां पे एक बैटरी है जो इस सर्किट में करंट भेजना चाहती है, ये बैटरी है ड्राइवर, ये बाहर से एनर्जी सप्लाई करेगी। लेकिन पिछले चैप्टर में हमने एक ऑसिलेशन देखा, एलसी ऑसिलेशन, कि एक इंडक्टर और कैपेसिटर को आपस में ही जोड़ दो तो वो उसमें अपने आप ही ऑसिलेट करना चाहते, तो वो जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करना चाहते हैं उस फ्रीक्वेंसी को कह रहे हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो ये जो एल और सी है, ये चाहते हैं 1/√LC की फ्रीक्वेंसी से करंट खुद ही ऑसिलेट हो, और ये सोर्स, जो सोर्स है ये अलग से हमने बनाया है। जैसे ये नेचुरल ऑसिलेशन मान लो 30 हर्ट्ज का है, यानी ये क्या चाहता है कि करंट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 30 टाइम्स एक सेकेंड में चले। ये बैटरी हमने बनाई मान लो 50 हर्ट्ज की, तो बैटरी करंट भेज रही है तो 50 बार ऑसिलेशन कराने वाली। ये क्या चाहते हैं कि 30 वाली मिलती तो मजा आता। ये कितने से चाहता है? 30 ऑसिलेशन पर सेकेंड। ये कितना भेज रहा है? लेकिन 50 भेज रहा है तो 50 भेजेगा, ये तो 50 भेजेगा, तो जाएगा कितना? 50 ऑसिलेशन पर सेकेंड जाएगा। लेकिन ये दोनों उस ऑसिलेशन को देख के खुश हो रहे होंगे कि नाराज हो जाएंगे? नाराज हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे? इसके रास्ते को रोकेंगे कि इसके रास्ते को वेलकम करेंगे? रोकेंगे, यानी एक्सएल और एक्सी दोनों मिलके रिएक्टेंस बनाएंगे और इस करंट को रोकने की कोशिश करेंगे। इंपीडेंस बढ़ जाएगा, करंट घट जाएगा। लेकिन जैसे ही तुम इसको 50 पे ले आओ, किसको? इसको, सॉरी ये 30 वाले हैं, तो ये अपने वाले सोर्स को तुम 30 वाला, इस बैटरी को हटा के ऐसा बैटरी लगाओ जिसका फ्रीक्वेंसी 1/√LC से मैच करता, तो क्या होगा? बैटरी कह रहा है 30 ऑसिलेशन पर सेकेंड कराओ, ये क्या बोल रहे हैं? अरे यही तो हम कराना ही चाहते थे, आओ भाई आओ, बैठो आओ। तो ये अपना इफेक्ट यानी अपना रेजिस्टेंस, अपना जो अपोज है वो क्या कर देंगे? हटा लेंगे सर्किट से, तो करंट सडनली फ्लो करेगा। अब कौन रोकने वाला केवल है? अरे रेजिस्टेंस बहुत डालती, उसको कोई मतलब नहीं है, करंट भेज रहे हो मत भेजो, वो ऐसे ही है। समझ रहे? ज्यादा करंट, अरे नहीं 50 का नहीं चाहिए, 10 का नहीं, वो एकदम आलसी है। समझ गए? ये वो है नेचुरल ऑसिलेशन। ये तुम लोग हो, और ये पापा, पापा कह रहे हैं डॉक्टर बनो, तुमको यूट्यूबर बनना है। एनर्जी पैसे कौन खर्च कर रहा है? पिताजी, डंडा निकलेगा। हाँ यूट्यूबर, अभी यूट्यूब बनाते तुम्हारा। तुरंत पढ़ाई चालू। क्या करना पड़ेगा? जो पिताजी चाहते हैं। लेकिन अगर तुम नहीं चाहते हो तो जो सक्सेस मिलेगी वो छोटी सक्सेस मिलेगी, बट आप भी अगर वही चाहते तो फिर बंद मस्त है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो गया, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा, ये सिस्टम मतलब जो ड्राइवर है उसका फ्रीक्वेंसी, अगर मैच कर गए तो रेजोनेंस हो गया। ये तो पुराना कॉन्सेप्ट था, यहाँ पर भी यूज हो रहा है। तो इससे
मतलब क्वेश्चन क्या बनते हैं, यही बनते हैं कि करंट सर्किट में मैक्सिमम जा रहा है तो सर्किट का ओमेगा बता दो, सर्किट में एक्सएल का वैल्यू बता दो, यही सब सवाल है, बहुत सिंपल है। इस रेजोनेंस में एक फॉर्मूला और बना रहा हूं, मतलब लिख दे रहा हूं, उसको बोलते हैं क्यू फैक्टर। क्यू का मतलब क्वालिटी फैक्टर है। क्वालिटी फैक्टर का मीनिंग ये है कि किसी भी रेजोनेंस के आसपास में पीक वैल्यू का अगर ग्राफ देखेंगे तो ऐसे दिखेगा। ये ग्राफ जिस फ्रीक्वेंसी पर मैक्सिमम आएगा वो ओमेगा नॉट है, जिसका वैल्यू 1/√LC है, ओमेगा नॉट है। लेकिन अगर इस फ्रीक्वेंसी का वैल्यू बढ़ाओगे, यहां से आगे जाओगे तो भी पीक वैल्यू डिक्रीज करेगा, और यहां से पीछे जाओगे तो भी डिक्रीज करेगा। तो ये जो सबसे बड़ा पीक वैल्यू होगा, ये वैल्यू तो E0/R है, ये समझ गए क्या? क्योंकि जिस समय रेजोनेंस हो रहा होगा उस समय इंपीडेंस एक्सएल और एक्सी कट जाएंगे, तो क्या बचेगा? तो E0/R है। तो हमने बोला मैक्सिमम तो E0/R तक आ रहा है, लेकिन इस ग्राफ की थिकनेस हम एक सेगमेंट के लिए देखना चाह रहे हैं, जब करंट का वैल्यू E0/√2R से ज्यादा रहे, उतनी थिकनेस देखना चाहते हैं। E0 देखो, E0/√2R का मतलब होता है हाफ, इसको बोलते हैं हाफ पावर्ड करंट। हाफ पावर्ड करंट क्यों बोलते हैं? कि इस जैसे मान लो एक बल्ब लगाया और सर्किट में एक्सएल एक्सी और बल्ब है, जैसे ही रेजोनेंस होगा बल्ब मैक्सिमम चमकेगा, क्योंकि सर्किट में करंट मैक्सिमम करंट है। थोड़ा आइडिया लग रहा है क्या? तो रेजोनेंस होते ही बल्ब सबसे ज्यादा चमक रहा है। तो तुमने बोला जब फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 50 हर्ट्ज है तब बल्ब सबसे ज्यादा चमक रहा है। मान लीजिए तुमने सोर्स का फ्रीक्वेंसी 40 हर्ट्ज कर दिया, तो क्या होगा? तो बल्ब कम चमकेगा। 50 पे मैक्सिमम चमका, फिर 60 पे ले जाएंगे तो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के आगे जाएंगे तो भी और एक्सएल और एक्सी कटना बंद हो जाएंगे, पीछे जाएंगे तो भी एक्सएल एक्सी कैंसिल होना बंद हो जाएंगे। तो एक फ्रीक्वेंसी पे कैंसिल हो रहे हैं, उसके पहले और बाद में नहीं हो रहे। तो मान लो मैक्सिमम 100 वॉट चमक रहा है बल्ब, तो फ्रीक्वेंसी को थोड़ा 50 पे लेके आए, 100 वॉट चमक रहा है, फिर 51, 52, 53 करते जा रहे हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी क्या होता जा रहा है? कम होता, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं तो ये पावर जो है कम होती जा रही, करंट कम होता जा रहा है। एक ऐसा मोमेंट आएगा जब 100 वॉट का बल्ब 50 वॉट पे चमकने लगेगा, तो तुम बोलोगे ये हाफ पावर्ड वैल्यू पे पहुंच गए, 100 से आधे वैल्यू पे पहुंच गए। इस समय का करंट देखोगे तो वो कितना दिखेगा? क्योंकि पावर का फॉर्मूला रेजिस्टेंस में था I²R। अगर पावर को 1/2 कर दे तो I² का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, तो I का वैल्यू 1/√2 हो जाएगा। कुछ समझे क्या? तो पीक वैल्यू पे जो आंसर था उसको किससे कर दिया मैंने? √2 से डिवाइड। अब सोचो कि जब हम 50 पे रेजोनेंस ले रहे थे तो 50 के पहले भी करंट डिक्रीज करेगा और 50 के आगे भी करंट, तो I0/√2 वाले वैल्यू पर जो फ्रीक्वेंसीज है वो और निकाल ली, दो फ्रीक्वेंसीज और निकाली। इन दोनों फ्रीक्वेंसी के बीच में जो गैप है, जैसे यहां वाला फ्रीक्वेंसी तक का गैप लिख दिया डेल्टा ओमेगा, यहां तक का गैप भी लिख दिया डेल्टा ओमेगा, ये जो गैप हो गया इसको लिख दिया 2 डेल्टा ओमेगा। कहां से कहां तक का गैप है? पीछे वाले 1/√2 वाले करंट से आगे 1/√2 वाले करंट तक, हाफ पावर्ड वैल्यू तक में जो करंट है। तो यानी कि अगर मैक्सिमम 100 वॉट का बल्ब है तो हम कहां से कहां तक देख रहे हैं? 50 से 100 और 100 से 50 वॉट तक का बल्ब जब चमकता है 50% से ज्यादा, तो हम बोलते हैं भाई अब रेजोनेंस के बिल्कुल नजदीक हो। इस थिकनेस को बोलते हैं बैंड विड्थ। बैंड विड्थ, बैंड विड्थ में अगर तुम घुस गए तो तुमको बिल्कुल आइडिया लग जाएगा कि रेजोनेंस के पास आने वाले हैं, क्योंकि बल्ब का पावर, समझ रहे हैं ना, बहुत अनयूजुअली हाई होने लगेगा, तो तुम समझने लगोगे कि हम लोग रेजोनेंस के आसपास। तो लोग ये बोलते हैं कि एग्जैक्ट रेजोनेंस कभी कभी अचीव नहीं भी होता, लेकिन अगर इस रेंज में भी घुस गए तो भी हम लोगों को काफी रेजोनेंस के आसपास की फीलिंग आने लगेगी कि भाई आसपास ही कहीं रेजोनेंस है, ठीक है ना? तो बैंड विड्थ बोल रहे हैं।
ये बैंडविड्थ किसी भी रेजोनेंस में जितनी कम होती है उसकी क्वालिटी उतनी ही बढ़िया होती है। इसका मतलब है हम ये हमेशा का अचीव करने की कोशिश करेंगे किसी सर्किट में कि रेजोनेंस हो तो करंट अचानक शूट करे, और रेजोनेंस जैसे ही खत्म हो तो करंट अचानक ड्रॉप करे। उससे क्या होगा, ड्रास्टिक डिफरेंस दिखेगा। तभी तो मुझे फील आएगा कि रेजोनेंस हुआ और बल्ब अचानक चमका, और रेजोनेंस बिगड़ा, अचानक बल्ब डाउन हो गया, तभी तो रेजोनेंस की फील आएगी। बल्ब यहां से वहां तक ग्रेजुअली अगर बढ़ता जा रहा, फिर ग्रेजुअली घटता जा रहा है, और हम चेंज कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी में, कोई चेंज ही नहीं आ रहा, बल्ब में बड़ी देर के बाद चेंज आ रहा है, तो रेजोनेंस की फीलिंग हमारी खराब हो जाएगी। तो फील समझ गए ना, बेटर कौन सा रेजोनेंस फील करेगा। अब इसका पर्पस क्या है उसको समझो। मान लीजिए जैसे इसको प्रैक्टिकली कहां यूज करेंगे रेजोनेंस को, तुम बोलो अपने सर्किट में कहां यूज कर सकते हैं। हमारे घर में कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, कोई भी जगह जहां पे यूज करते हो, ये जो पंखे देखे उसमें रेगुलेटर होता है, तो रेगुलेटर में तुम ऐसे 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे करते हो तो पंखा तेज घूमने लगता है। और रेगुलेटर के अंदर एक जिन बैठा है, वो सुनता रहता है कि क्या नंबर पे हो। तुमने बोला 1 नंबर, जो हुक्म, पंखे पे लिपट गया, धीरे धीरे घूमने दे रहा है। फिर 2, जो हुक्म, तेज। क्या होता है, जादू होता है क्या कुछ, क्या होता होगा, यही होता है ना। तो अभी क्या, अभी तो और स्मार्टर सर्किट्स है हमारे पास। मैंने आपको बोला असली दुनिया कहां मुड़ चुकी है, सेमीकंडक्टर पे मुड़ चुकी है। अब वो पुराने इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते नहीं है, लेकिन हमारा फिजिक्स कहां से अभी चल रहा है, पुराना इलेक्ट्रिकल सर्किट चल रहा है। इसलिए अभी हम लोग तो वही एग्जाम्पल सीख रहे हैं जो पहले होते थे। अभी सेमीकंडक्टर हमने पढ़ा नहीं, तो ये सब चीजें बहुत आसानी से सेमीकंडक्टर से कंट्रोल हो जाती है। हम किधर करंट ज्यादा भेजना चाहते हैं, किधर कम भेजना चाहते हैं, कितना लॉजिकली करंट काटना चाहते हैं, क्या स्टेप ले कि करंट इधर से उधर मुड़ जाए, ये सब सर्किट डिजाइन सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में आसानी, मतलब थोड़ा बहुत सीखेंगे, बाद में इंजीनियरिंग में सिखाते हैं ये सब। लेकिन अगर हम इसी चैप्टर पे बात करें तो रेगुलेटर कैसे बनाया जा सकता है। रेगुलेटर में पुराने जमाने में अंदर रियोस्टैट होता था, तो जब तुम 1 से 2 या 2 से 1 ऐसे 5 से 4 आए तो रियोस्टैट रेजिस्टेंस अपना बढ़ा देता था। रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट कम हो गया तो पंखा थोड़ा धीमे 5 नंबर से 4 नंबर लेके आया, मतलब रियोस्टैट का वैल्यू बढ़ गया। लेकिन पंखा तो कम चलेगा और रेगुलेटर गर्म होने लगेगा। क्यों, क्योंकि रियोस्टैट में रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, मतलब वहां पे हीट लॉस होगा। समझे गया क्या। फिर बाद में हमने ये वाला बना लिया, क्योंकि एसी है हमारे को कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे इंडक्टर और कैपेसिटर लगा दिया। अब देखो क्या हुआ कि मान लीजिए अभी जो सर्किट है रेगुलेटर में, उसमें इंडक्टर और कैपेसिटर का ऐसा वैल्यू है जिससे कि 1/√LC का वैल्यू मान लो 80 हर्ट्ज आ रहा है, और हमारा जो घर पे सर्किट है वो 50 हर्ट्ज वाला होता है। घर पे मतलब ये जो सॉकेट होते हैं हमारे घर में, जो एसी करंट आ रहा है वो कितने हर्ट्ज पे है, यानी पावर प्लांट से जो करंट आ रहा है वो कितने हर्ट्ज पे है, 50 हर्ट्ज पे। तो हमारा सोर्स 50 हर्ट्ज पे है, और एल और सी का वैल्यू कहां पे चल रहा है, 80 हर्ट्ज पे चल रहा है। तो एक्सएल और एक्सी कैंसिल नहीं हो रहे होंगे। समझ गए। फिर मैंने क्या किया कि इंडक्टर जैसे ऐसे कैपेसिटर की 2 प्लेट्स है, और नॉब का पॉइंट उसी कैपेसिटर प्लेट पे कनेक्ट कर दिया, और नॉब को ऐसे घुमाया तो कैपेसिटर प्लेट एक दूसरे से दूर हो गए। दूर हो गए, तुमने बोला कैपेसिटेंस घट गया, या उल्टा बोल दो पास हो गए, कैपेसिटेंस बढ़ गया। कैपेसिटेंस बनते ही 1/√LC का वैल्यू डिक्रीज हो गया, तो ये 80 से 70 हो गया। तो अभी 50 के पास आ गए कि दूर, तो एक्सएल और एक्सी का डिफरेंस थोड़ा कम हो जाएगा, सर्किट में करंट थोड़ा बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा तो पंखा 1 से 2 पे पहुंच गया। समझ गए क्या। फिर एक बार नॉब और घुमाएंगे तो वो 70 से 60 हो जाएगा। कुछ समझ में आ गया। तो जैसे जैसे ये दोनों पास आते जाएंगे, एक्सएल और एक्सी पास आते जाएंगे, तो सर्किट में करंट बढ़ने लगेगा। तो 1 से 2, 2 से 3, समझ गए। नॉब घुमा रहे हैं तो सी का वैल्यू बदलते जा रहे हैं, जिससे एलसी का 1/√LC का वैल्यू 50 के पास पहुंचने लगे। जैसे 50 हो जाएगा रेजोनेंस हो जाएगा, तो उस समय पंखा मैक्सिमम घूमेगा, हम बोलेंगे 5 नंबर पे चल रहा पंखा। क्यों भाई, तो समझ गए क्या। तो बड़ा आसान बात हो गई, नॉब घुमाना है, कैपेसिटर बढ़ाना घटाना है, तो हम अपने मर्जी से किसी भी एसी सर्किट में करंट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं,
अगर हमारे पास ये वाला ताकत है तो हमको केवल क्या लगाना है, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर, और बस ऐसे फंडा करना है कि कैपेसिटर के प्लेट को पास दूर लाए तो अपने आप एल और सी का मतलब 1/√LC का वैल्यू चेंज होगा। अगर उससे 50 पे मैच कर गया तो रेजोनेंस, अगर हटा दिया तो करंट घटेगा। सेंस बन गया, मामला क्लियर है। अब रेडियो स्टेशन में भी ऐसे ही होता है। रेडियो स्टेशन में पुराने जमाने में जो रेडियो होते थे उसमें पूरा ऐसे डिस्प्ले होता था, उसमें ऐसे पॉइंटर खिसकता था और नॉब से मैच कराते थे। नहीं देखा तुम लोग ने? देखा है? तो वो उसमें ऐसे नॉब है, उससे मैच करा रहे, उसमें एंटीना है जो सारे रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी पकड़ता है। लेकिन सभी रेडियो स्टेशन जो रेडियो वेव फेंक रहे हैं वो सारे रेडियो स्टेशन एक बैटरी की तरह है, और रेडियो का एंटीना उसी बैटरी के सर्किट को आगे कंप्लीट कर रहा है। तो सब बैटरी, एक रेडियो स्टेशन कह रहा है मेरा जो सारा करंट है, मैं एक सोर्स हूं ओमेगा 1 फ्रीक्वेंसी का, और दूसरा रेडियो स्टेशन बोल रहा है मैं सोर्स हूं ओमेगा 2 का। समझ गए ना? एक बोल रहा है 98.3 वाला सोर्स हूं, और दूसरा बोला 95.4 का सोर्स हूं, तीसरा कुछ और बोल रहा है, चौथा कुछ और बोल रहा है। सब अपने अपने फ्रीक्वेंसी का रेडियो वेव फेंक रहे हैं, यानी कि सब एक एक बैटरी है। और हमारे रेडियो सेट में एक इंडक्टर और कैपेसिटर है जिसका 1/√LC 98.3 वाले से मैच कर रहा है। तो वो क्या करेगा, उस बैटरी से बोलेगा आप अपना करंट भेजो। तो बाकी रेडियो स्टेशन भी तो लगे लाइन में, उनको क्यों नहीं आने दे रहा करंट? क्योंकि उनके लिए रिएक्टेंस कटा नहीं है, तो उनके लिए सर्किट का इंपीडेंस ज्यादा है, तो उनका करंट अंदर नहीं घुस पाएगा। किसका घुसेगा? जिसका मैच कर। तो एक बार में एक रेडियो स्टेशन से मैच करेगा, करेक्ट है। लेकिन सोचिए अगर ये रेजोनेंस की थिकनेस बड़ी ज्यादा हो, थिकनेस मतलब 98.3 पे तो रेजोनेंस है, लेकिन 99, 100 और इधर 96, 94 ऐसे चले कि 94 से उठना स्टार्ट किया और 100 पे जाके खत्म हुआ, और 96 से 98 के बीच में पावर ऑलमोस्ट 70%, 60% है। तो 96, 97, 98 सभी रेडियो स्टेशन को एक साथ खा जाएगा ये, समझ गए क्या? तो दूसरा रेडियो स्टेशन कहां रखना पड़ेगा? वो 94 के उधर रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका इतना मोटा रेजोनेंस कर्व है। समझ गए? तो हम कैसा कर्व चाहते होंगे कि जितना बदला हो, यानी 98.3 पे मैच करे और 98.4 पहुंचते पहुंचते ड्रॉप करके 0, क्योंकि अगला रेडियो स्टेशन अगर हमको देना होगा तो हम कहां रख देंगे? 98.6 पे, 98.7 पे दे देंगे, तो फिर उसके साथ कर। समझ गए क्या? तो हम अगर ऐसे मैन्युअली भी नॉब घुमाए तो हमको एक रेडियो स्टेशन से ट्यूनिंग होती है, और फिर आगे बढ़ा दे तो वो उसकी ट्यूनिंग खराब होती है, तो इसका डिस्टॉर्शन चालू हो जाता है। डिस्टॉर्शन क्या मतलब हुआ? इसका करंट कम होने लगा, हाँ, और फिर दूसरे वाले से ट्यूनिंग थोड़ी बेटर होने लगती है। मतलब एक ग्राफ नीचे जा रहा है और दूसरा वाला ऊपर जा रहा है। जैसे ही दूसरा वाला इससे बड़ा हो जाएगा उसका बेटर ट्यूनिंग हो जाएगा। समझ गए? तो हम क्या चाहेंगे क्वालिटी के लिए? ये रेजोनेंस हो तो हो, और फिर तुरंत गायब हो जाए। तो इसीलिए ऐसा बना दिए क्वालिटी फैक्टर रेडियो स्टेशन को करने के लिए। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन में थोड़ा बहुत सिखाया जाता है कि किस तरीके से रेडियो वेव भेजते हैं और कैसे उसके अंदर मैसेज या गाना छुपा रहता है। तो समझ रहे हो? सारा 98.3 पे चल रहा है, लेकिन अंदर गाना वही है जो दूसरे रेडियो स्टेशन के पास है। समझ गए? तो वो जाएगा, रिसीव होगा, और इसको खोलेगा, गाना चला देगा। समझ गए क्या? थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा क्या? हाँ। तो हाफ पावर्ड करंट है डेल्टा ओमेगा। क्वालिटी फैक्टर को मैंने बोला किसके प्रोपोर्शनल है? 1/2 डेल्टा ओमेगा के, ओमेगा नॉट अपॉन ये क्या चीज है? ये बैंडविड्थ कम होगी तो क्वालिटी, इसलिए इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर रखा है। समझ गए? तो जिस ओमेगा पे रेजोनेंस ले रहे हो उसके करस्पॉन्डिंग कितना थिकनेस मिल रहा है उसके हिसाब से हमने बनाया है क्वालिटी फैक्टर। लेकिन इसका फॉर्मूला सॉल्विंग के बाद आता है ओमेगा नॉट L/R या 1/ओमेगा नॉट CR, इसी को बोल रहे हैं XL/R। या फिर ये XL और XC कौन से वाले वैल्यूज हैं? कौन से वाले हैं? रेजोनेंस वाले हैं, तभी इनको बराबर लिखा हुआ है। समझ गए क्या? क्या इस जगह पर भी XL और XC सेम है? क्या इस जगह पर भी सेम है? नहीं। ये कौन से वाले XL और XC है? जो इक्वल वाले हैं, रेजोनेंस वाले। XL/R, तभी ओमेगा नॉट L लिखा है। ओमेगा नॉट क्या है? रेजोनेंस के टाइम का फ्रीक्वेंसी है। तो ओमेगा नॉट L क्या हो गया? उस समय का XL, जब ओमेगा का वैल्यू ओमेगा नॉट है। समझ गए?
क्यू का वैल्यू ये है। तो आप ऐसे पूरा दिमाग में रखिएगा, कुछ सवाल डायरेक्टली आते हैं, आपको फॉर्मूला पूछा जाएगा डायरेक्टली। क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर को ऑल्सो नोन एज वोल्टेज गेन भी बोलते हैं। नाम है, आपको अगर कभी दिख जाए ऐसा तो लिख देना, सेम चीज। बताओ आंसर, आंसर बोलो भाई। ये तो अभी लिखा ही था, ओमेगा नॉट एल बाय आर, मतलब एक्सएल बाय आर लिख दो या एक्सी बाय आर ले लो, क्वाली फैक्टर हो जाएगा। लेकिन उसको ओमेगा नॉट बाय 2 डेल्टा ओमेगा भी याद रखना, और 2 डेल्टा ओमेगा को क्या बोलते हैं। तो ऐसा सवाल बन सकता है कि बैंडविड्थ बताओ इसमें कितनी है, तो किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो आप लिख देंगे ऐसे, एक्सएल बाय आर इक्वल टू ओमेगा नॉट बाय 2 डेल्टा ओमेगा, इसका वैल्यू बैंडविड्थ है। तो ऐसा सवाल पूछ लिया तो आप पहचान लेना कि कहां पे ये यूज हो रहा है, समझे। ये है ये, हाँ स्टेटमेंट ये रहा। सवाल आराम आराम से पढ़िए। पहले ये कैपेसिटर किस सर्किट में है, एसी सर्किट बोलते हैं इसको, एसी सर्किट है ना, इधर का बैटरी एसी सर्किट वाला है। फिर उस सर्किट की वजह से इस कैपेसिटर को कुछ चार्ज मिलता रहेगा, हालांकि वो साइनोसॉइडल फंक्शन बनेगा, चार्ज टाइम के साथ बदलने वाला चार्ज होगा। तो इसीलिए एक पर्टिकुलर टाइम यानी इंस्टेंट दिया हुआ है 7π/6 ओमेगा, उस मोमेंट में जो चार्ज होगा वो चार्ज कैपेसिटर का इनिशियल चार्ज हो गया, समझ गए क्या। उस समय हम स्विच को किधर से किधर घुमा देंगे, ए से डी वाला स्विच ज्वाइन कर देंगे, ने एसी वाला सर्किट आउट हो जाएगा और कौन सा सर्किट ऑन हो जाएगा। अब डीसी सर्किट में 50 वोल्ट का कांस्टेंट बैटरी लगा हुआ। मेरा सवाल कुछ ऐसा है कि मान लो ये कैपेसिटर वहां से जो चार्ज हो रहा है, ये जब ए से डी लगाया तो ऑलरेडी 10 वोल्ट पे चार्ज हो गया, इस पे कुछ इनिशियल चार्ज है जिसकी वजह से इसका वोल्टेज ऑलरेडी 10 वोल्ट है। फिर तुम 50 वोल्ट की बैटरी लगाओगे तो 50 वोल्ट का बैटरी उसमें चार्ज क्यों भेजेगा। हाँ, क्योंकि वो 10 ही वोल्ट पे तो चार्ज है, और ये 50 वोल्ट का बैटरी क्या करेगा, वो जब तक 50 वोल्ट नहीं बनाएगा तब तक तो भेजेगा ही नहीं, समझ गए क्या। लेकिन हमको चेक करना पड़ेगा ना कि कितने वोल्ट पे ऑलरेडी, अगर वो ऑलरेडी 50 वोल्ट पे पहुंच गया तो नहीं करेगा, समझ में आ रहा क्या। तो वो देखना पड़ेगा, प्लस ये भी देखना पड़ेगा कि किधर पॉजिटिव है किधर नेगेटिव है, क्या हो रहा है। ठीक है, इतना मामला थोड़ा थोड़ा समझ गए। थोड़ी देर तक एसी सर्किट चल रहा है, एसी सर्किट में करंट का फंक्शन ऑलरेडी गिवन है, करंट के फंक्शन से हम चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थोड़ा देर तक हम चार्ज वार्ज कैलकुलेट करके रखेंगे, फिर हम किस में कन्वर्ट कर देंगे सर्किट को, डीसी सर्किट में। तो कुछ सवाल एसी सर्किट के पूछे जाएंगे, कुछ डीसी सर्किट के, अगले पेज में लिखे हुए। मैं आपको मेन मेन चीजें इसमें अगर पूछूं आपसे कि अभी जैसे सर्किट में ये करंट दिया हुआ है, तो यही करंट का फंक्शन आई नॉट कॉस ओमेगा टी दिया हुआ है। अगर ऐसे करंट होके जा रहा है तो इस कैपेसिटर में कौन सा प्लेट पर चार्ज डिपॉजिट हो रहा होगा, यानी पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट हो रहा होगा इनिशियली। हाँ, समझ गए क्या। तो हम लोग अगर dq/dt लिखेंगे
तो इस करंट को अगर dq बाई dt लिखेंगे तो कौन से वाले प्लेट का चार्ज हमको कैलकुलेट होने लगेगा? ऊपर वाले प्लेट का चार्ज कैलकुलेट होने लगेगा, नीचे वाले का उतना ही नेगेटिव होगा। समझे क्या? अगर ऊपर वाले का नेगेटिव आया तो नीचे वाले का, लेकिन हम dq बाई dt से अगर निकालेंगे तो कौन से प्लेट का चार्ज मिलेगा मुझे? ऊपर वाले का, नीचे वाले का? देखो क्यू करंट ऐसे फ्लो होके जा रहा है, तो जिस करंट को, आपको आइडिया है ना कि करंट को dq बाई dt लिख के अगर हम इंटीग्रेट करें तो करंट ये जिस प्लेट पे जाएगा उसी प्लेट का चार्ज कैलकुलेट होगा। तो अगर करें तो क्या फंक्शन बनेगा? देखो dt उधर भेजो, तो dq इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? I का वैल्यू चल रहा है ओमेगा टी, इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से किसी टाइम t तक, t का वैल्यू आगे दिया है लेकिन अभी हम कैलकुलेट कर लेते। तो I नॉट अपॉन ओमेगा कॉस है साइन ओमेगा टी, साइन में t रखेंगे तो t आएगा ओमेगा टी, और t का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 आएगा। तो क्या लिख दिया आंसर? साइन ओमेगा टी लिख दिया। ये चार्ज का वैल्यू आ गया, ये इसको क्यू बोल दिया। अब अगर ये क्यू चार्ज है तो इस प्लेट के ऊपर वाले प्लेट पे क्यू है और नीचे वाले पे इसी का नेगेटिव यानी माइनस क्यू है। समझ गए? अच्छा, अगर मैं चार्ज निकालना चाहूं अभी इस कैपेसिटर पे कितना है, तो मुझे टाइम का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा जब हम स्विच इधर से इधर कर रहे हैं? तो क्योंकि हम वो वाला चार्ज निकालने की कोशिश करेंगे कि बैटरी ऑलरेडी, कैपेसिटर ऑलरेडी कितना चार्ज हो चुका है, उसके बाद बैटरी अपना काम चालू करेगी। समझ गए क्या? तो डीसी बैटरी को स्टार्ट करने से पहले एसी बैटरी ने कितना चार्ज भेज दिया उसका फंक्शन आ गया है। तो एसी से डीसी जाने के समय हम यही चार्ज का वैल्यू निकालेंगे। लेकिन अभी आगे पहले देख लेते हैं सवाल में पूछा क्या गया। क्वेश्चन में पहला पॉइंट क्या पूछा है? मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर बिफोर टी इक्वल टू 7 पाई बाई 6 ओमेगा इज 1 इंटू 10 रेस्ट पावर -3 कूलम। ठीक है, आप सवाल देखना ध्यान से। क्वेश्चन में चार्ज का फंक्शन मैंने निकाल दिया है, इसको देखो क्या पूछा, पहले पार्ट में क्या लिखा है? मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम चार्ज बिफोर टी इज इक्वल टू 7 पाई बाई 6 ओमेगा इज इतना। यानी हमें चार्ज का निकालना है वैल्यू, कौन सा वाला? मैक्सिमम, वो भी इस टाइम के पहले। ये कौन सा फंक्शन है दिखाई दे रहा है? किस चीज का फंक्शन है ये? साइन का फंक्शन है। अगर चार्ज का साइन का फंक्शन है तो साइन का फंक्शन कैसे बदलता होगा? मतलब व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ साइन फंक्शन? 0 पे कितना होता है? 0 पे 0 होता है, फिर क्या होता है? फिर बढ़ता है। मैक्सिमम कब आता है? आप समझ रहे ना? पूछा सवाल कहां पे है? 7 पाई बाई 6 ओमेगा से पहले कभी भी बताओ, तो कभी भी पहले कब मैक्सिमम आएगा? जब साइन ओमेगा टी का वैल्यू 1 हो जाए। कुछ समझे क्या? तो यही आंसर है। आपको टी इज इक्वल टू 7 पाई बाई 6 नहीं लिख देना है। लग रहा है लल्लू निकल गए। क्वेश्चन पूछा क्या कि t इक्वल टू 7 पाई बाई 6 से पहले मैक्सिमम बताओ। ये नहीं बोला 7 पाई बाई 6 ओमेगा पे कितना चार्ज है, ये नहीं बोला। आप समझ रहे हो दोनों बातों में अंतर है। हमें किसका वैल्यू चाहिए? मतलब किसका वैल्यू चाहिए? आई नॉट बाई ओमेगा, क्योंकि मैक्सिमम के लिए आगे साइन ओमेगा टी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 7 पाई बाई 6 का मतलब समझते हो? 7 पाई बाई 6 को थोड़ा इमेजिन करो तो हो जाएगा पाई प्लस पाई बाई 6। नहीं, बहुत मुश्किल से लिखा है मैंने। 7 पाई बाई 6 पाई प्लस, मतलब 180 से आगे 210 डिग्री का एंगल है ना, तो 90 डिग्री उससे पहले आएगा कि नहीं आएगा? तो उससे पहले अगर ये 90 हो गया तो ये मैक्सिमम वैल्यू कितना बनेगा इसका? अगर मैक्सिमम नहीं लिखा होता और लिखा होता टी इक्वल टू 7 पाई बाई 6 पे कितना चार्ज है, तो इसमें टी की जगह क्या लिख देते हैं? दोनों बातों में अंतर समझ गए क्या? सवाल पूछा क्या है और हमको क्या इंटरप्रेट होगा, इसमें कई बार डिफरेंस हो जाता है। सवाल में मैक्सिमम लिख दिया, मामला टाइम के कंट्रोल से बाहर हो गया। अब जब भी टाइम आए हमको मैक्सिमम निकालना। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आई नॉट बाय ओमेगा है। चलो वैल्यू बोलो। क्यू मैक्सिमम का आंसर, आई नॉट का वैल्यू 1 एम्पियर, ओमेगा का वैल्यू 500 है। और हम इसको सॉल्व करें तो 1 एम्पियर ही है ना, 1 एम्पियर है। तो यहाँ पे मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई और मिली कूलम लिख देता हूं। तो या चलो ये 2 इंटू 10 का पावर
-3 कूलम हो गया, ये मैक्सिमम चार्ज हो गया। सवाल में क्या पूछा था, यही पूछा था। आंसर क्या, ऑप्शन क्या दिया हुआ था, 1 × 10⁻³ ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं, नहीं कर रहा, तो सही हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। अब 7π/6 पे कितना चार्ज है, कोई बता सकता है? 7π/6 ओमेगा पे चार्ज कितना होगा, वो उसके लिए क्या करेंगे, टी की जगह 7π/6 ओमेगा लिख देंगे, ओमेगा कट जाएगा, कितना एंगल हो जाएगा 7π। तो वो भी निकाल लेते हैं कि हो सकता है आगे यूज एट टी इज इक्वल टू 7π/6 ओमेगा, क्यू इज इक्वल टू, इसको I0/ओमेगा को 2 × 10⁻³ लिख देता हूं, 2 × 10⁻³ इंटू साइन पाई प्लस साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया है, 210 डिग्री है, 210 है थर्ड क्वाड्रेंट का वैल्यू साइन में ASTC, टी पे टाइम जो टैन थीटा होता है वो पॉजिटिव होता है, साइन और कॉस। तो ये π/6 पे वैल्यू क्या होता है, व्हाट इज साइन 30 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू क्या है, लेकिन हम क्या लिखेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, Q इज 2 × 10⁻³ इंटू -1/2, कितना आया, -1 × 10⁻³ ये आंसर अगर तुमने 7π/6 में निकाला होता तो मैच कर जाता, टिक मार के आते, समझ गए क्या, मैक्सिमम वाला शब्द नहीं होता और टी इक्वल टू टी 7π/6 पे पूछा होता तो यही आंसर आता, क्योंकि माइनस आ रहा है, इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए पहला शब्द क्या लिख दिया है, समझ रहे हैं क्या, तो प्लस आए तो भी ठीक, माइनस आए तो भी ठीक, सबका आंसर सेम। लेकिन ये ऑप्शन फिर भी गलत है, ठीक है। अच्छा अब बताओ दूसरा पार्ट में क्या लिखा है, ये हटा देते हैं, करंट इन द, तुम लोग कर क्या रहे हो, इसी तो चला दो, क्या हुआ है, अच्छा अच्छा, करंट इन द लेफ्ट पार्ट ऑफ सर्किट जस्ट बिफोर टी इज इक्वल टू 7π/6 ओमेगा इज क्लॉकवाइज। फोटो देखते हैं, करंट बताना, करंट का फंक्शन दिख रहा है आपको, इसमें बोल रहा है जस्ट बिफोर 7π/6 ओमेगा, मतलब उसी वैल्यू पे जस्ट बिफोर, तो टी की जगह क्या लिख देंगे, ठीक है। अब ऐसे मन में ही सोच के देखो कि ये 7π/6 ओमेगा मतलब जो एंगल है 7π/पाई प्लस π/6 यही है, ये कौन सा क्वाड्रेंट का एंगल है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है पॉजिटिव, यानी करंट का आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, करंट नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। तो डायरेक्शन क्या होगा, ये तो शुरुआत वाला डायरेक्शन दिया है, शुरुआत में तो करंट पॉजिटिव था तो वो डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिया है, बट 7π/6 डालने पे करंट का आंसर क्या आ रहा है, तो हाँ एट टी इज इक्वल टू 7π/6 ओमेगा करंट का आंसर आ रहा है नेगेटिव, जब करंट पॉजिटिव था तो वो क्लॉकवाइज फोटो दिखा रहा था, अब क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट लिख देंगे। तो क्या सेकंड ऑप्शन सही है, नहीं सही है। इमीडिएटली आफ्टर ए इज कनेक्टेड टू डी द करंट इन आर इज 10 एम्पियर। अब हमको आगे वाला सर्किट सॉल्व करना है, बहुत ध्यान से देखना, आगे वाला बहुत ही मस्त सर्किट है। यह सर्किट कब स्टार्ट हुआ होगा, 7π/6 ओमेगा पे, इसका मतलब है जब ये सर्किट स्टार्ट हुआ होगा तो इस कैपेसिटर में कितना चार्ज है वो हमें चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि आगे वाले सर्किट में वो चार्ज भाई भी वोल्टेज बनाएगा, बैटरी भी वोल्टेज बनाएगा, तो रेजिस्टेंस आर में जो करंट फ्लो करेगा वो दोनों के वोल्टेज के रिजल्टेंट वैल्यू से करेगा, ठीक है। तो चेक करते हैं, अभी मैंने क्या आंसर निकाला था इसका यहां पे, तो यानी कि यहां पे आंसर आ रहा -1 × 10⁻³ सॉरी -3, तो नीचे वाला प्लेट कैसा है, +1 × 10⁻, अगर कैपेसिटर पे चार्ज पता हो तो कैपेसिटर का वोल्टेज कैसे निकालते हैं, तो इस कैपेसिटर का वोल्टेज दूसरे सर्किट में स्टार्ट होने से पहले कैसे निकालेंगे, तो हम बोल देंगे ऐसे, ये कैपेसिटर हो गया, यहां पे बैटरी हो गया,
और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो गया जिसका वैल्यू 10 ओम। ये कैपेसिटर का वैल्यू, चार्ज का वैल्यू 1 इंटू 10 का पावर -3 है। ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। ये नेगेटिव ऊपर वाला कैसे समझ में आ रहा है? क्योंकि करंट इसी पे आ रहा था और चार्ज का वैल्यू नेगेटिव आ गया, तो हमने इसी का चार्ज नेगेटिव लिख दिया। Q का वैल्यू पता है, C से डिवाइड कर रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर आ जाएगा Q बाई C। Q का वैल्यू है 1 इंटू 10 का पावर -3। वोल्टेज कैपेसिटेंस का वैल्यू है 20 माइक्रोफेरेड। कैंसिल करेंगे 1000 ऊपर चला जाएगा, 1000 बाई 20 करेंगे तो कितना वोल्ट आया? 50 वोल्ट का कैपेसिटर है और कितने वोल्ट की बैटरी है? 50 वोल्ट की बैटरी है। तो ये बताओ बैटरी करंट भेजेगी कि नहीं? कैपेसिटर ऑलरेडी चार्ज है 50 वोल्ट पे। थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो, क्या ये बैटरी अगर कर चार्ज भेजता और कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में जाता तो क्या वही प्लेट नेगेटिव दिखता? उल्टा नहीं हो गया इस सर्किट में? उल्टा समझते हो? उल्टा का मतलब है कैपेसिटर जिस प्लेट को, बैटरी जिस प्लेट को पॉजिटिव करना चाहता है वो प्लेट ऑलरेडी कैसा है? अगर वो ऑलरेडी 50 वोल्ट पे पॉजिटिव होता तो ये कहता 50 वोल्ट पे करंट भेज रहा है, वो कह रहा 50 वोल्ट पे तो ऑलरेडी मैं हूं। लेकिन वो 50 पे नहीं है, कहां पे है? -50 पे। मामला यहाँ पे और खतरनाक हो गया। अब ये कैपेसिटर नेगेटिवली चार्ज बैठा हुआ है, तो नेगेटिव से पहले जीरो करेगा, जीरो से फिर पॉजिटिव करेगा। लेकिन चेक करते हैं, अगर मैं एक जगह जीरो लिख दूं तो यहां से ऊपर गए, यहां क्या हो जाएगा? यहां गए, यहां क्या हो जाएगा? 50 से यहां कितना हो गया? अरे वाह पोपट, 50 से यहां गए कितना हो गया? जीरो हो गया। देखो कितने बड़े लल्लू हैं। ये नेगेटिव प्लेट है जो 50 की है, और पॉजिटिव प्लेट उससे 50 वोल्ट और हायर होगी। 50 वोल्ट पे तुम हो और वहां से 50 वोल्ट ऊपर जाना है, तो यहां कितना वोल्ट हो गया? 100 वोल्ट से यहां गए, यहां कितना वोल्ट हो गया? अब मुझे बताओ इस रेजिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, और करंट बताना है इस रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन आर करा तो 100 अपॉन, क्या ये ऑप्शन सही हुआ? इमीडिएटली आफ्टर क्यों लिखा है? क्योंकि उस मोमेंट का हमने वोल्टेज निकाला जब कैपेसिटर जस्ट इधर के सर्किट पे आया। आगे चलेंगे तो क्या होगा, मतलब आफ्टर दिस व्हाट विल हैपन? दिस कैपेसिटर विल स्टार्ट गेटिंग सम चार्ज फ्रॉम बैटरी। तो ऊपर वाला जो माइनस वाला प्लेट है वो उधर से चार्ज आएगा, तो वो क्या होगा? उसका माइनस वैल्यू धीरे धीरे खत्म होके जीरो हो जाएगा, फिर बढ़ते बढ़ते पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव होके उसी वोल्टेज पे पहुंच जाएगा जितने का बैटरी। समझे क्या? तो ये कैपेसिटर कितने वोल्ट पे है? -50 पे। इसको कहां पहुंचना है? +50 पे। कुछ समझ में आया क्या? अब इस सवाल में आगे लिखा है, देखो, अ टोटल चार्ज Q फ्लोज फ्रॉम द बैटरी टू चार्ज द कैपेसिटर फुल्ली। कैपेसिटर ऑलरेडी कितने वोल्ट पे है, और अब उसको फाइनली कितने वोल्ट पे पहुंचना है, तो कितना चार्ज फ्लो करेगा? कितना चार्ज फ्लो करेगा? 100 इंटू सी। 100 इंटू सी बोलो भाई। 100 बाई सी बोल रहे थे क्या? क्या बोले थे? अच्छा 100 बोल दिए। 100 सी भी होता है ना। एक बार सोच के देखो, एक कैपेसिटर V1 वोल्ट पे है, उस पे चार्ज कितना है? क्या जवाब दिया? हाँ, क्वेश्चन ही नहीं सुने, कह रहे हैं फुल इग्नोर। कौन हो तुम? और सबसे आगे बैठे हैं, ये हाल ये देखो है। सुध दिए जाओगे किस दिन तुम। एक अभी सुते हिंसा। एक कैपेसिटर सी वाला V1 वोल्ट पे कितना चार्ज है? CV1। फिर वो V2 वोल्ट पे चला गया, कितना चार्ज हो गया? हमने बोला V1 से V2 जाने में कितना चार्ज फ्लो करेगा भाई? CV2 फाइनल हो गया, CV1 पहले से था, तो कितना चार्ज फ्लो हुआ? ये हम पहले से करते थे। उसमें -50 है, कितना चार्ज है? -C50। वो तो हमने 1 इंटू 10 का पावर -3 निकाल दिया। उसको फाइनली कितने चार्ज तक जाना है?
+50, तो कितना चार्ज में चेंज आएगा? C50 माइनस C-50, कुछ समझे क्या? तो कितना हो गया? C इंटू 100 इज Q चार्ज फ्लोन। C का वैल्यू 20 इंटू 10 का पावर -6 इंटू 100 किया तो चार्ज का वैल्यू आया, कूलम लिख देते हैं, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही हो गया, ए गलत हो गया। सवाल अच्छा था। चलिए, ऐसा सवाल लास्ट क्लास में किया हुआ है, इसलिए ये एक और सवाल देख लो, बहुत ही आसान है। लास्ट क्लास में ऐसा किया है। लास्ट क्लास में क्या ऐसा कोई सवाल किया जिसमें 2 पैरेलल ब्रांचेस थे और दोनों ब्रांच में अलग अलग करंट फ्लो कर रहा था? ऊपर वाले ब्रांच में कैपेसिटर है, क्या XC का वैल्यू बता सकते हो? करो करो, लिख के बताओ। XC, बच्चे नो बातें। XC ये तुम लोग कैलकुलेट कर रहे हो? वाह वाह वाह, 10 आया। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही। सर 10⁻⁻10। बहुत 100 होगा सर। सैड सैड सॉन्ग। देखो, पहली बात तो सवाल ये नहीं था कि XC का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो नोबेल प्राइज मिलने वाला है। मैंने आपको बोला इस सवाल को सॉल्व करने के लिए XC का वैल्यू तो निकालना ही पड़ेगा भाई। तो तुम्हारा स्ट्रगल अभी XC का मतलब क्वेश्चन कहां जा रहा है वो तो अलग। 1/ωc में वैल्यू रख के XC का वैल्यू बनाना तुम्हारे लाइफ में अभी स्ट्रगल चल रहा है कि सर अब मैंने फिजिक्स सीख लिया है। कैसे? सर ओमेगा 1/ωc रख दिया और मल्टीप्लाई करना सीख लिया है। कितना आया? हाँ, 1/ωc, ओमेगा का वैल्यू 100, कैपेसिटर का वैल्यू 100 और फिर माइक्रोफैरेड में -6 ऊपर, तो यहां ऊपर जाएगा तो 10 का पावर 6 ऊपर, 10 का पावर 4 नीचे। XC का वैल्यू आया 100 ओम। देखा भाई, बहुत ही खतरनाक सवाल था। ऐसे ही नीचे वाले ब्रांच में XL का वैल्यू कैलकुलेट करो। सर 50 ओम। थोड़ा दिमाग लगा, मतलब ये बहुत लोग कैलकुलेट भी नहीं कर, 100 के बाजू में 100, 50 के बाजू 50 ही आएगा, कहाँ टेंशन है। ओमेगा एल आप लेकिन सॉल्व करके देख लो, क्योंकि सवाल इजी बनाते हैं। इजी में ये सब वैल्यू ऐसे ही चिपकती है, बिल्कुल आसान। अगर बहुत टेढ़ी मेढ़ी वैल्यू है तो या तो प्रिंटिंग एरर होगा या फिर आपने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा। ये 10 का पावर -3 आ रहा है या कुछ और आ रहा है, आजू बाजू के रेजिस्टेंस से मैच करता हुआ ही आता है। मतलब ऐसे वैल्यू आते हैं जिनको हम इजीली हैंडल कर पाए या जिन पे वैल्यू फेज डिफरेंस इजीली कैलकुलेट हो। यहाँ पे वैल्यू आया ओमेगा इज 100, इसका वैल्यू है 0.5, मल्टीप्लाई किया तो आया 50 ओम। तो ये 50 हो गया, ये 50 हो गया, ये 100 हो गया, ये भी 100 है। ऊपर वाले ब्रांच में दोनों सीरीज में इंपीडेंस कैसे निकालते होंगे? आंसर बोलो, ऊपर वाला इंपीडेंस कितना होगा? इसको सॉल्व करके देख रहे हो कि 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर का रूट कितना हुआ? हाँ, 100√2। ऊपर वाले ब्रांच में इंपीडेंस हुआ 100√2। अरे नंबर देखो ना, तुरंत बोलो नीचे वाले ब्रांच में क्या हुआ? 50√2। बैटरी कितने वोल्ट की है?
ये बैटरी पैरेलल में दोनों पे लगी है, तो वोल्टेज ऊपर वाले ब्रांच को कितना मिलेगा और बीच वाले नीचे वाले ब्रांच को? तो 20 वोल्ट का बैटरी और 100√2 का, तो व्हाट इज द करंट? अगर मैं इसमें I1 करंट लिख दूं और इसमें I2 करंट लिख दूं, तो I1 का वैल्यू क्या होगा? बहुत ही मुश्किल सवाल है। एक बैटरी का वोल्टेज दिया है और उस रास्ते का रेजिस्टेंस दिया है, उसी रेजिस्टेंस को हम इंपीडेंस कहते हैं। उस पूरे इंपीडेंस का वैल्यू 100√2 चल रहा है और बैटरी का वैल्यू 20 वोल्ट चल रहा है। व्हाट इज द करंट इन दैट ब्रांच? तो उतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपने लिख देना है 20/100√2। ये क्या आ गया? करंट I1। ऐसे करंट I2 लिखेंगे तो क्या आएगा? 20/50√2। एक सवाल तो यही पूछा जा सकता है आपसे, करंट के वैल्यूज बताओ। हालांकि इसमें लिखा नहीं है कि ऊपर वाले ब्रांच का करंट बताओ। अरे यार, वो वोल्टेज तो पैरेलल में सबको सेम ही मिला ना, वोल्टेज अपॉन इंपीडेंस करो ऊपर का आ गया, दूसरे में करो तो दूसरे वाले ब्रांच का आ गया। ठीक है, सी और डी पार्ट पहले करते हैं। सी पार्ट में लिखा है वोल्टेज अक्रॉस 100 ओम रजिस्टर इज इतना। ठीक है, 100 ओम का रेजिस्टेंस दिख रहा है, उसमें कितना करंट जा रहा है? कौन सा वाला? I1 जा रहा है, I2 जा रहा है? तो अगर I1 करंट किसी रेजिस्टेंस में जाए, इधर देखो ना बच्ची, कहां फोन में लगी हुई हो? कौन है फोन में? कोई नहीं। करंट I1 फ्लो करे तो वोल्टेज 100 ओम का क्या होगा? 100 ओम। I का वैल्यू लिख दिया I1, R का वैल्यू लिख दिया 100। आंसर क्या आया? 20/100√2 इंटू 100, 10√2 वोल्ट। किसका वोल्टेज आया? थोड़ा अगर दिमाग भी लगाओगे तो भी तुमको दिखने लगेगा वैसे सवाल, कि सीरीज में अगर दो टर्म है तो ये दोनों के बीच में हमेशा फेज डिफरेंस 90 होता है, यानी कि ये VR होता है और वो VC होता है, ऐसे VR और तो इनका रिजल्टेंट वोल्टेज जो 20 दिया हुआ उन दोनों के वोल्टेज के स्क्वायर का सम है। क्योंकि दोनों रिएक्टेंस बराबर है तो वोल्टेज के वैल्यू भी दोनों में बराबर होंगे। तो जैसे इसका cos थीटा इसको मिलेगा, मतलब 45 ऐसे डिवाइड हो जाएगा। चलो यार, मैंने ज्यादा ऊंची बात बोल दी। ऐसे सॉल्व हो जाएगा क्या? ठीक है, मतलब ऐसे बोल सकते थे, अगर इसका वोल्टेज x हो तो इसका वोल्टेज भी x होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के रिएक्टेंस के वैल्यू बराबर है। देखो, ये 100 ओम का, ये भी 100 ओम का, सीरीज है तो इसमें भी करंट सेम, इसमें भी करंट सेम, दोनों के वैल्यू क्या होंगे? अगर ये x वोल्ट का होगा तो ये भी, लेकिन x और x मिला के कितना है? 20। तो 2x नहीं है ये, x और x 2x नहीं होता, अभी सीधा ऐड नहीं होते, ये दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस है? तो x और x मिलके कितना बनेगा? √2x। समझ गए क्या? x और x मिलके क्या बनेगा? √2x। √2x का वैल्यू कितना है? 20। तो x का वैल्यू क्या होगा? 20/√2। कितना आंसर आया? 10√2। इसमें भी ऐसे होगा, ये 50 है, 50 है, इसको क्या मिलेगा? x। तो इसको क्या मिलेगा? ये दोनों कितने फेज डिफरेंस पे है? ये VL है और ये VR है, ये VL है, ये VR है, दोनों के बीच में कितना एंगल है? तो x और x का रिजल्टेंट कितना हो गया? √2x। √2x वोल्टेज किसके बराबर है? तो x का वैल्यू कितना आएगा? 20/√2। यानी इसमें पूछा वोल्टेज अक्रॉस 50 ओम रजिस्टर, गलत हो गया। लेकिन अगर इसको वोल्टेज अक्रॉस 50 ओम रजिस्टर को करंट I2 से करें तो I2 इंटू 50 लिखना पड़ेगा। I2 का वैल्यू कितना है? 20/50√2 इंटू 50 किया तो 50 से 50 कट गया, 10√2 वोल्ट आ गया। समझ रहे हैं? लेकिन लल्लू लोग ये वाला ऑप्शन मारते हैं। क्यों मारते हैं? क्योंकि उनको लगता है अरे ये 50 है, ये भी 50, यानी बराबर वोल्टेज हो गया, 20 में से आधा इसका आधा इसका। समझ गए क्या? यहाँ पे सीधा वोल्टेज ऐड या सब्ट्रैक्ट
कोई भी वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट दो पार्ट में पूछा है करंट आई का वैल्यू। एक रास्ते में करंट I1 है जिसका वैल्यू हमारे को आ गया, दूसरे रास्ते में करंट I2 है जिसका वैल्यू हमको आ गया है। तो इस रास्ते में करंट आई है, इसका वैल्यू कैसे निकालें? हाँ, अभी I1 प्लस I2 करने की गलती, कोई भी ऐड या सब्ट्रैक्शन का सीधा फॉर्मूला काम। तो I1 और I2 को अगर ऐड करना है तो फेजर मेथड से, वेक्टर की तरीके से ऐड करना पड़ेगा, और वेक्टर ले आने के लिए हमको क्या चेक करना पड़ता है? फेज डिफरेंस। मुझे बताओ, ये 100 है, ये 100 है, तो इनके बीच में tan फाई का आंसर क्या चल रहा होगा? तो फाई का वैल्यू क्या चल रहा होगा? 45 डिग्री। लेकिन इसमें क्या लगा हुआ है? कैपेसिटर वोल्टेज को पीछे खींचता है, तो करंट को आगे चलाएगा वोल्टेज से। यानी I1 का जो करंट है, I1 का करंट वोल्टेज से लीड करेगा बाय 45 डिग्री। ये समझ में आया? अब नीचे वाले ब्रांच में कौन है? इंडक्टर कहता वोल्टेज आगे चलाएंगे, वोल्टेज आगे चलाएंगे तो करंट का जो फेजर है वो वोल्टेज से पीछे चलेगा बाय। अब ये दोनों किसमें है? पैरेलल में क्या सेम होता है? वोल्टेज सेम है, तो जिस वोल्टेज से I1 आगे चल रहा है उसी वोल्टेज से, क्योंकि वोल्टेज तो पैरेलल में सेम हो गया ना, समझ गए? जिस वोल्टेज के साथ। तो अगर पैरेलल में होता है तो रेफरेंस लाइन हम किसकी बना देते हैं? वोल्टेज की। तो I1 वाला फेजर ऐसे ऊपर बना देंगे, कितने एंगल ऊपर, और I2 वाला फेजर नीचे बना देंगे 45 पे। तो बताओ फिर I1 और I2 का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? कितना एंगल हो गया दोनों के बीच में? समझ गए क्या? तो ऐसे अगर सॉल्व कराना है तो हमेशा ऐसा एंगल देते हैं जो तुमसे मैनेज हो जाए। पिछले क्लास में जो एक सवाल कर रहे थे उसमें एक 60 डिग्री ऊपर था, दूसरा 30 डिग्री नीचे से, याद है? ऊपर √3 आ रहा था, इसमें नीचे √3 आ रहा था। √3 देख के हमें पता है एक 60 आ गया, 30 आ गया, तो तुरंत फेजर से आंसर बन जाएगा। तो ऐसे एंगल ही देते हैं जो आसानी से डील हो जाए। तो बताइए, क्या हम टोटल करंट निकाल पाएंगे? कैसे? तो यहां टोटल करंट लिख रहे हैं, यहां पे टोटल करंट लिख √ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। इसको देखो ध्यान से, I2 जो है I1 का डबल है। तो यहां पे I1 स्क्वायर और 2I1 का स्क्वायर कर दिया तो √5 I1 की जगह क्या लिख देंगे? लिख देते हैं 20/100 मतलब 1/5 ऑलरेडी हो गया। तो √5 इंटू 1/5 √2, √5 से √5 काटा तो 1/√10 आ गया। 1/√10 का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.3 एम्पियर हो गया। कोई ऑप्शन आया? अगर सेकंड ऑप्शन में लिखा होता पीक वैल्यू तो सेकंड ऑप्शन भी ठीक हो जाता। क्यों? क्योंकि जो कांस्टेंट की तरह वैल्यूज होते हैं वो सारे कौन से होते हैं? तो बैटरी 20 वोल्ट का दिया है तो 20 वोल्ट का वैल्यू एसी में कौन सा वैल्यू होता है? जो भी नंबर बिना साइन कॉस के लिखा रहता है एसी सर्किट में वो कौन सा वैल्यू होता है? चाहे कोई कुछ भी बोले। मतलब बहुत सारी ऐसी बुक्स भी होती हैं या ऑथर होते हैं जो कंफ्यूज घूम रहे हैं अभी भी दुनिया में। वो एक सवाल में कभी उसको पीक वैल्यू बोलते हैं, कभी दूसरे सवाल में आरएमएस वैल्यू, क्योंकि किताबें एक दूसरे कहीं अचड़ पचड़ कहीं से कॉपी कर करके छापती हैं। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, कोई कुछ भी कह दे, आप कांस्टेंट वैल्यूज को किसकी तरह इनको बोलते हैं वर्चुअल वैल्यूज। आरएमएस वैल्यूज आर आल्सो नोन एज। किसी सवाल में दिया एक एसी सोर्स है ऑफ वर्चुअल वैल्यू 10 वोल्ट, समझ रहे हैं? और पीक वैल्यू एक्चुअल वैल्यूज हैं, लेकिन पीक वैल्यू फंक्शन के साथ आगे लिखा रहता है और कांस्टेंट की तरह
जैसे 20 वोल्ट कौन सा वैल्यू है, कंफ्यूज नहीं होना है, समझ गए। कोई कुछ भी कह दे कि सर एक सवाल में हमने देखा था उसको पीक वैल्यू की तरह यूज कर लिया था, वो सवाल गलत है और सोल्यूशन गलत है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ऐसी बुक्स मिल जाएंगी, ऐसे सोल्यूशन भी मिलेंगे जिसमें कभी 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 पीक वैल्यू ले लेगा, कभी आरएमएस ले लेगा, तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई कब लेना क्या, ठीक। तो आंसर मैच नहीं कर रहा, चिंता नहीं करनी, उसको हमेशा आरएमएस ले लो। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, है ऊपर बैच में भी यही ऑब्जर्वेशन बोला कि ट्रांसफार्मर जब सर जल जाता है तो लाइट चली जाती ऐसा मोहल्ले की एक ऐसी फफूंद होती है जिसमें बीच बीच में फुट फुट आवाज आती है, फिर सन्नाटा, फिर आप समझ जाते हैं कि भाई 1-2 घंटे की फुर्सत हो गई है। अब तो मामला ठीक है, बेटर हो गया है, क्योंकि रहता है स्टॉक। पहले तो मतलब हम लोग के जो जमाने में, मतलब पुराने जमाने की बात है, 90s में तो भाई इतनी गरीबी थी कि ट्रांसफार्मर फूट गया तो बस मतलब गए यहाँ, फिर तो 2-4 दिन की फुर्सत है और बिल्कुल कोई शिकन नहीं होती है किसी का, अरे ट्रांसफार्मर चल गया अब आएगा, तुम बैठे हो सन्नाटे में मोमबत्ती जला के। नहीं, करंट चेंज करता है, नहीं करंट चेंज होगा, करंट बिना चेंज के वाला कहानी अलग है, लेकिन यहां पे करंट चेंज होगा, हाँ पावर पकड़ेगा, देखना ध्यान से। ट्रांसफॉर्मर है एक ऐसा डिवाइस जिससे हम क्या करेंगे, टू चेंज वोल्टेज ऑफ एसी सोर्स। डीसी पे काम नहीं करेगा, इसका कॉन्सेप्ट ऑल्टरनेटिंग, वो सॉरी उसका वाला ही है जो ईएमआई था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मामला सिंपल है, एक एसी सोर्स लिया जिसका वोल्टेज वीपी है, प्राइमरी वोल्टेज इसको बोल रहे। इस सोर्स को मैंने एक कॉइल से कनेक्ट कर दिया है बस, और थोड़ी देर के लिए मान लिया है कि ये सोर्स है और कॉइल है और कोई नहीं है, तो जितना सोर्स का वोल्टेज होगा वो इस कॉइल को मिल जाएगा, ठीक है। अगर इस कॉइल में एक करंट फ्लो करा जिसका नाम हमने आईपी यानी प्राइमरी करंट बोल दिया, और इस कॉइल का नाम भी प्राइमरी कॉइल है, इस कॉइल के साथ मैंने आयरन के ऐसे टुकड़े लगाए, मतलब आयरन रॉड लगाया, उसके ऊपर दूसरा कॉइल भी लपेट दिया। अब ये एक ही के ऊपर लपेटे हुए हैं लेकिन अलग अलग बनाए जिसे क्लियरली दिखे, समझ गए। तो एक कॉइल है और उसी के ऊपर दूसरा कॉइल है, और सेकेंडरी कॉइल में ये प्राइमरी कर देते हैं, सेकेंडरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स अलग है, और यहां पे आउटपुट ले लेंगे, ये आउटपुट जो वोल्टेज बनेगा यही हमें चाहिए, इसको वीएस बोल दिया। कौन सा, सेकेंडरी कॉइल का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। लॉजिक समझ रहा, बहुत सिंपल है, मतलब यहां पे जैसे बल्ब लगाएं तो बल्ब को वोल्टेज कितना मिलेगा, वीएस वाला मिलेगा। लॉजिक ये है कि इधर से बैटरी लगाया, बैटरी ने अपना वोल्टेज को दे दिया, करंट की वजह से यहां फ्लक्स बना दिया। अब देखो ये फ्लक्स है जो प्राइमरी कॉइल के अंदर फ्लो हो रहा है, अंदर मतलब फ्लक्स ऐसे मूव वो चल रहा है, किसकी करंट से बना है, प्राइमरी कॉइल के करंट से प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स बना है। सेल्फ इंडक्टेंस जैसा कॉन्सेप्ट दिख रहा है क्या, कि भाई किसी कॉइल में करंट भेजो तो कॉइल के अंदर उसका खुद का फ्लक्स बन जाता है, ठीक है। मान लीजिए इसके एक टर्न के ऊपर मैंने मान लो ये 3 फील्ड लाइन दिखाई है, सचमुच 3 फील्ड लाइन एक टर्न से क्रॉस होती हो, तो दूसरे से भी वही 3 है, वो फिर 3 है, वही 3 है, तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स है उसके हिसाब से इसका टोटल फ्लक्स बन जाएगा, और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें होगा वो इससे हो रहा है, तो हम बोलेंगे प्राइमरी कॉइल का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो एन प्राइमरी इंटू डी फाई बाई डी टी है, वेर डी फाई बाई डी टी में जो फाई है एक कॉइल का फ्लक्स है, एक कॉइल का फ्लक्स अगर 3 लाइन है और 100 टर्न्स बना दिए तो टोटल फ्लक्स हो गया 300, समझे क्या। तो हम जब फ्लक्स चेंज करेंगे तो अगर एक कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा तो टोटल फ्लक्स उसका n1 टाइम्स चेंज हो जाएगा, ये np टाइम्स। ऐसे ही समझो कि सेम ये वाले कॉइल के ऊपर ही, जैसे ये कॉइल बनाया और उसी के ऊपर ही दूसरा कॉइल ऐसे लपेट दिया,
तो प्राइमरी कॉइल ने जो 3 फील्ड लाइन बनाई थी, जो प्राइमरी कॉइल की अपनी फील्ड लाइन थी, वो सेकेंडरी कॉइल के अंदर से भी पास होने लगे। लेकिन सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स का वैल्यू, तो इसमें जो सेकेंडरी कॉइल में आउटपुट बनेगा वो NS इंटू डी फाइव बाई डी टी हो जाएगा। अब डी फाइव बाई डी टी यानी एक कॉइल का फ्लक्स दोनों के लिए क्या है, सेम है। सेम है तो डिवाइड करेंगे तो ये रेशियो VS अपॉन VP इक्वल टू NS अपॉन NP, ऐसा एक रिलेशन बन गया। ये हमेशा ट्रू है चाहे एफिशिएंसी कुछ भी हो। जितने नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो बदलेंगे उसी हिसाब से वोल्टेज कम या ज्यादा हो जाएगा। तो अगर मैंने बोला सेकेंडरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल से ज्यादा रखें तो सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज प्राइमरी कॉइल के वोल्टेज से ज्यादा मिलेगा। क्या बोल देंगे, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। उसका उल्टा लिख दे तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अब थोड़ी देर करंट के फंक्शंस को भी समझेंगे, लेकिन एक ही सिंपल रूल है, यही रूल चलता रहेगा किसी भी सवाल में। पहला स्टेटमेंट यही लगाओगे, मतलब आधे से ज्यादा सवाल इसी से सॉल्व हो जाएंगे, आधे से ज्यादा। समझ गए? तो बोला है नंबर ऑफ टर्न्स हमने प्राइमरी कॉइल में जितने थे उसका 3 टाइम्स कर दिया, तो जितना वोल्टेज प्राइमरी कॉइल में लगाया था उसका 3 टाइम्स वोल्टेज का बैटरी आगे दिखेगा। तो समझ गए क्या? जितना लगाओगे उसका 3 टाइम्स ज्यादा। लेकिन पावर जो है आइडियल ट्रांसफॉर्मर में पावर 0 कर रहे हैं, यानी कि पावर लॉस नहीं है, नो पावर लॉस। अगर पावर लॉस नहीं है तो इनपुट में जो पावर यानी कि प्राइमरी कॉइल की जो पावर दिखेगी वही सेकेंडरी कॉइल की पावर दिखेगी। तो पावर इनपुट इक्वल टू पावर आउटपुट कर दिया। पावर इनपुट का मतलब है प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज इनटू करंट और सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज इनटू करंट। वैसे तो cos फाई भी होता है, लेकिन दोनों तरफ का cos फाई मैंने काट दिया है। VP, IP, VS और IS। अब हमने लिखा था VS अपॉन VP, तो उसका रेशियो हो जाएगा IP अपॉन उल्टा इक्वल टू NS अपॉन NP। लग रहा है ये समझ गए कि नहीं समझे, मुझे मालूम नहीं। VS प्रोपोर्शनल टू NS था, VP प्रोपोर्शनल टू, जो सेकेंडरी और प्राइमरी का कॉइल का रेशियो है वो नंबर ऑफ टर्न्स के रेशियो के बराबर, वोल्टेज का रेशियो नंबर ऑफ टर्न, लेकिन करंट का रेशियो उल्टा चलेगा क्योंकि वोल्टेज इनटू करंट कांस्टेंट है। इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि अगर तुमने किसी कॉइल में बोल दिया उधर 3 टाइम्स ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रखेंगे सेकेंडरी में, तो वोल्टेज 3 टाइम्स बढ़ जाएगा लेकिन करंट 1/3 रह जाएगा। समझे क्या? याद रखना भाई। वैसा वाला कॉल था, क्या कहते हैं, क्या आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए? रात में 8 बजे 7 बजे कर क्रेडिट कार्ड। चलिए, ये वाला तभी लेकिन लगाएंगे जब आइडियल हो। हर समय ट्रांसफार्मर आइडियल हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो फिर आइडियल ट्रांसफार्मर नहीं हुआ तो इफ एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज ईटा, इसको मैंने लिख दिया लेस देन 1। जैसे बोला एफिशिएंसी 0.9 है, इसका मतलब जितना पावर भेजोगे उसका 0.9 टाइम्स पावर आगे दिखाई देगा, बाकी पावर हीट बन के उड़ जाएगा। ज्यादा पावर उड़ेगा तो ट्रांसफार्मर जल जाएगा। समझ गए ना? तो नॉन आइडियल वाले क्या करते हैं? पावर लॉस करते, गर्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उधर से पावर आ रहा है, इधर जा रहा है, बहुत सारे फैक्टर हैं, वो भी सीखेंगे। तो एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर ईटा, इसका मतलब है ईटा इज ईटा इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट। ये आपने कभी सुना है कि किसी में भी, हाँ, किसी भी इंजन या किसी भी प्रोसेस में अगर एफिशिएंसी पूछा जाए तो आउटपुट है। हमको आउटपुट क्या चाहिए और हमने उसके लिए इनपुट क्या दिया, उसी का रेशो ही एफिशिएंसी। अगर हम ज्यादा खर्चा कर रहे हैं हमें कम मिल रहा है तो एफिशिएंसी कम है। ठीक है, तो ईटा लेकिन फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। अगर परसेंटेज में दिया हुआ तो 100 से डिवाइड कर ले। ये सब नाटक कर, तुम लोग समझ पाते हो क्या? 90% दिया तो एफिशिएंसी 0.9 लिख देना है। समझ गए?
लेकिन आउटपुट और इनपुट में अभी ये पहले तो वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट बराबर किया था क्योंकि आउटपुट इनपुट बराबर था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इनपुट को एफिशिएंसी ईटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर आउटपुट बनेगा। तो यहां पे ये वाले रिजल्ट अभी लिखते हूं, देखो वीपी आईपी ईटा इक्वल टू वीएस इंटू आईएस, इसको ऐसे डिवाइड कर देते हैं। तो वीएस अपॉन वीपी इक्वल टू एनएस अपॉन एनपी, ये क्या लिख दिया, आई एम वेरी सॉरी। करंटवा का तो रेशियो हमको उसका तो पता ही था, लिख रहे हैं आईपी अपॉन आईएस इक्वल टू वीएस अपॉन वीपी इंटू अपॉन ईटा हो गया। हाँ, तो आईएस बाय उल्टा लिख देते, इक्वल टू ईटा इंटू वीपी बाय वीएस, वीपी बाय वीएस को एनएस बाय एनपी बाय एनएस लिख, एनपी बाय एनएस ये लिख देते हैं। यहां पे लिखा था आईपी बाय आईएस इज एनएस बाय एनपी, वही लिखा है लेकिन यहां पे ईटा मल्टीप्लाई हो गया। तो इसका मतलब कहानी ऐसे हो गई, ये जितना करंट चेंज होना था या डिक्रीज होना था या इंक्रीज होना था उसको ईटा से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा हमको। फिर से सुनो, अगर मैंने बोला कि पहले नंबर ऑफ टर्न्स 200 है, बाद में मैंने 100 कर दिया, तो तुम बोलोगे 200 से 100 कर दिए तो जो भी वोल्टेज लगा, मान लो 220 वोल्ट लगाया तो वो 110 वोल्ट रह जाएगा। कुछ सेंस बना क्या? नंबर ऑफ टर्न्स आधा कर दिया तो वोल्टेज भी आधा हो गया, एक चीज तो ये हो गई। अगर ये आइडियल ट्रांसफार्मर होता तो करंट डबल हो जाता, वोल्टेज आधा हुआ तो करंट डबल हो जाता। तो आपको करंट डबल होना था लेकिन एफिशिएंसी मान लो 0.9 है, तो वो डबल को 0.9 से और मल्टीप्लाई कर दो। कुछ समझे क्या? तो अभी करंट कितने टाइम्स हो पाएगा? 1.8 टाइम्स। ईटा से मल्टीप्लाई कर दिया उसी नंबर ऑफ टर्न्स के रेशियो से जो पहले आ रहा था। तो जितना करंट बनना वाला था उसका ईटा टाइम्स आउटपुट करंट बनेगा, यानी जितना करंट बनना था उससे थोड़ा कम बनेगा करंट। समझ रहे हैं? आइडियल में जो बन रहा था उसको ईटा से मल्टीप्लाई कर दो, आउटपुट करंट आ जाएगा। इतना बात समझ में आएगा? देखिए सवाल देखिए, मैं यहां पे वो पॉइंट भी लिख देता हूं कि जो भी आइडियल से नॉन आइडियल क्यों बनता है। तो मैंने बोला कि जो हीट लॉस होंगे, हीट लॉस इन ट्रांसफॉर्मर इज ड्यू टू, पहला नंबर रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल है वो क्या वायर से नहीं बनाएंगे? वायर से ही बनाएंगे। तो वायर लगाओगे तो वायर तो अपने आप रेजिस्टेंस वाला होता है। तो कॉपर के वायर लगाए जाते हैं, लेकिन कॉपर के वायर में भी रेजिस्टेंस होता है। उस रेजिस्टेंस में अपने आप हीट डेवलप होती है। तो वो हीट की वजह से जितना इनपुट पावर आता है उतना आउटपुट नहीं होता, तो ट्रांसफार्मर गर्म हो जाता है। तो ये रेजिस्टेंस इन कॉइल को बोलते हैं कॉपर लॉस। दूसरा है कि जो बीच में आयरन भरा हुआ, आयरन क्यों भरा हुआ है हमने? मतलब आयरन के ऊपर लपेटते हैं, क्यों लपेटते हैं? क्योंकि आयरन की परमिएबिलिटी बहुत हाई होती है, उससे ये मैग्नेटिक फ्लक्स को एकदम सक करता है। जैसे अगर आपको याद हो कि एक बार मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगाया मैंने और उसमें आयरन रख दिया, तो आयरन रखते मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे हो गई थी। समझ गए क्या? ऐसे पिचक जाती है सब, और सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन फिर, अब इसके ऊपर कॉइल लगाओगे तो छोटे कॉइल में ही सारा मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर जाएगा, तो तुमको फ्लक्स ज्यादा मिलेगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी प्रॉपर तरीके से मिलेगा। कुछ सेंस बना गया? ठीक है। अगर तुमने इसमें कॉइल लगाया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे चल रही है, और तुमने प्राइमरी कॉइल तो ऐसे लगाया लेकिन इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर उधर बिखर रहा है, और सेकेंडरी कॉइल लगाया तो कुछ फील्ड लाइन अंदर से, कुछ फील्ड लाइन बाहर से जा रही है, तो तुम्हारा जो कन्वर्जन है वो बेकार हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं आएगा, मतलब एफिशिएंसी खराब हो जाएगी किसकी? ट्रांसफार्मर की। तो हमने बोला दूसरा जो है, हम लोग लगाते हैं क्या? आयरन। लेकिन आयरन एक मेटल है,
और मेटल में दो तरीके से लॉस होगा आयरन में। पहला लॉस है आयरन में बनेगा एडी करंट। एडी करंट याद है क्या होता था? जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड बदल दोगे वहां पर भी मेटल रखा होगा तो वो अपने आप गर्म होने लगेगा, क्योंकि उसके अंदर से जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर रहा है वो भी टाइम के साथ बदलेगा। ये तो ऑल्टरनेटिंग सर्किट ही है। इससे बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड हमेशा चेंज ही हो रहा है, तभी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी हो रहा है। तो जो कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा तो आयरन के अंदर भी इंड्यूस्ड करंट बनते हैं, उसको हम बोलते हैं। आयरन तो सॉलिड है, सॉलिड हो चाहे हॉलो, उसके मटेरियल के अंदर अपने आप छोटे 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 इलेक्ट्रॉन के लूप बनते जाएंगे और वो अंदर ही अंदर गर्म करते रहेंगे मटेरियल को। क्या बोलते हैं इसको? तो एक लॉस तो एडी करंट में होगा। एडी करंट का लॉस कैसे कम करते हैं वो भी सिखाया जाता है। दूसरा लॉस है हिस्टेरिसिस लॉस। हिस्टेरिसिस लॉस होता था कि तुमने मैग्नेटिक फील्ड बनाया एक डायरेक्शन में तो सारे आयरन के डाइपोल एक डायरेक्शन में अलाइन होंगे, फिर तब तक करंट उल्टा हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा दूसरे डायरेक्शन में, तो सारे डाइपोल अब मुड़ के तो मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज आयरन होगा। तो आपने देखा था हिस्टेरिसिस लूप ऐसे मैग्नेटाइज करते थे, ऐसे आगे जाता था, फिर जब वापस लाते थे तो थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड बच जाता था, उसको काटने के लिए पीछे धक्का देना पड़ता था, हिस्टेरिसिस लूप होता था। मैंने बोला इस लूप के अंदर जितना एरिया है वो हीट लॉस होता है। तो जितना पतला लूप था उतना कम हीट लॉस करता था, उतना आसानी से कन्वर्ट होता, तो उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट में यूज करते हैं। और जो ब्रॉड वाले मोटे वाले हिस्टेरिसिस कर्व होते हैं वो परमानेंट मैग्नेट होते हैं, मतलब आसानी से बनेंगे नहीं, लेकिन बन गए तो आसानी से खत्म भी नहीं होंगे। तो इसमें दो लॉस हैं, हमने लिखा हिस्टेरिसिस लॉस, ये मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करने का, और तीसरा है एडी करंट। ये दोनों लॉस को बोलते हैं आयरन लॉसेस। ये दोनों अंदर के आयरन कोर में होते हैं। और चौथा नॉन आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होगा? फ्लक्स लीकेज हो सकता है। यानी हम ये मान के चल रहे हैं कि जो फ्लक्स एक कॉइल में पास हो रहा है वो दूसरे कॉइल से भी पास हो रहा है, लेकिन ऐसा 100% जरूरी नहीं है। तो फ्लक्स लीकेज भी एक प्रॉब्लम होती है, जिससे कि आइडियल ट्रांसफार्मर नहीं, इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर नहीं होता, तो फ्लक्स लीकेज। लेकिन पहले तीन ही हीट लॉस के मेन रीजन हैं। पहले 3 पॉइंट मेन रीजन। सवाल पढ़ो, 7 बज चुका है मुझे पता है। एफिशिएंसी कितना दिया? हाँ 0.9 हो गया, 90% एफिशिएंट है। ट्रांसफॉर्मर इज समथिंग और कितना दिया? ट्रांसफॉर्मर इज रेटेड फॉर एन आउटपुट ऑफ 9000 वॉट। अगर मुझे कोई बोल दे कि मेरे पास एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर है जिसका एफिशिएंसी 0.9 है, यानी 90% एफिशिएंसी है, और उसका आउटपुट 9000 है, तो आउटपुट पावर 9000 लाने के लिए इनपुट पावर कितना दूंगा, जबकि 90% ही कन्वर्ट होने वाला है? मतलब ये तो बड़ा आसान सवाल हो गया, जैसे नंबर दिए उसमें तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा कि अगर 90% एफिशिएंट है, यानी 10% पावर क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी। 90% बची, पावर 9000 है, तो पूरी 100% पावर कौन सी है? 10000। तो बताओ पावर इनपुट कितना देना पड़ेगा? 10000, उसमें से कितनी लॉस हो जाएगी? 1000। तो कितनी बच जाएगी? तो 9000 आउटपुट हो गया, समझ गए? इनपुट कितना हो गया? तो हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया? हमने लिखा है आउटपुट अपॉन इनपुट इक्वल टू 0.9। आउटपुट का वैल्यू दिया है 9000, इनपुट का वैल्यू निकालना है, 0.9 से डिवाइड करोगे 10000 आ जाएगा। समझ गए क्या? अच्छा बताओ, अगर इनपुट पावर 10000 है तो पावर होता वोल्टेज इंटू करंट। इनपुट करंट का वैल्यू दिया, इनपुट वोल्टेज का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो इनपुट करंट का वैल्यू बता सकते हो क्या? देखो पावर है 10000 और वोल्टेज है 1000, तो इनपुट करंट का वैल्यू क्या हो गया? 10। क्या ऐसा सेकंड सवाल दिख रहा है? क्या लिखा है? अच्छा,
फिर रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स देखो, लिखा हुआ रेशियो ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी कॉइल इज 5:1। अगर 5:1 है तो स्टेप डाउन है कि स्टेप अप है? दो ही ऑप्शन थे। तुम लोग कभी तो ऐसा आंसर बताओ कि सभी लोग एक आंसर बता रहे हैं, लेकिन वो वाला लॉजिक भी तो लगाते तुम कि लग रहा है स्टेप डाउन लेकिन गलत ही होगा। नहीं लगा। 5:1 नंबर ऑफ टर्न्स क्या कर दिए है? प्राइमरी टू सेकेंडरी लिखा है ना, 5:1 कम हो गए ना, तो वोल्टेज कम हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा? कम हो जाएगा। कितने टाइम्स कम कर दें? 5 टाइम्स। ये 1000 वोल्ट का सोर्स है तो कितने वोल्ट का आउटपुट दिखेगा? 1000 वोल्ट का इनपुट है, 5 टाइम्स कम हो जा रहा है आउटपुट। 200। आउटपुट अपॉन इनपुट is ns by np। इसका वैल्यू दिया 1:5 और np का वैल्यू दिया है, vp का वैल्यू है। आंसर आ गया 200 वोल्ट। समझ गए? दोनों सवाल हो गए कि आगे 3 सवाल और है, वो करके आना। 7 बजे के बाद अंधेरा छा जाता है इस क्लास। हाँ भाई बोलो। सर कुछ डाउट्स है। कुछ डाउट्स पूछो, भेज दियो। भेज रहा सर। पता नहीं मुझे कब है टेस्ट, नेक्स्ट वीक। हाँ 1 मिनट मैं बता रहा हूँ डाउट। इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इतना टेस्ला, सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस इतना, रेजिस्टेंस पाई स्क्वायर is rotated about an axis which is perpendicular to the direction of magnetic field which forms a diameter on the coil can rotate 200 rpm amplitude a b omega करा तो है ये भाई हमने। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट पूछा है तो अरे भैया क्या पूछ रहे हो ये सब? सर ये हुआ नहीं था। अरे लल्ला लल्ला मेरे हाँ। कैसे सवाल पूछे? देखो एक कॉइल है, डायमीटर के अबाउट घुमा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है, तो इसमें जो फ्लक्स चेंज होता है उसका फॉर्मूला होता है BA cos ओमेगा टी। इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो होता है BA ओमेगा साइन ओमेगा टी। हमने क्लास में किया हुआ है AC सोर्स के स्टार्ट में भी और EMI में भी। थीटा एंगल चेंज होता है टाइम के साथ, वो वाला कहानी था, आप इसको रिवाइज करना। तो ये AB ओमेगा हो गया पीक वैल्यू। अगर EMF आ गया साइन ओमेगा टी, फिर बोल रहा है करंट बताओ, तो करंट का वैल्यू हो गया AB ओमेगा अपॉन R। अब A B और ओमेगा और R सबका वैल्यू दिया है, सॉल्व कर लो। क्या भाई समझे कि नहीं? यस सर। अब फिर दूसरा सवाल में बोल रहा है DC वोल्ट मीटर मेजर्स एवरेज वैल्यू। अच्छा नहीं, 7th सवाल, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इंडक्टर करंट इन इंडक्टर इज। अरे भाई फ्रीक्वेंसी ओमेगा का वैल्यू होता है 1/√LC, लेकिन 2 इंडक्टर लगे हैं सीरीज में, तो इंडक्टर में रेजिस्टेंस जैसा सीरीज होता है, तो 3L हो गया, और C और 2C लगा है पैरेलल में, वो भी हो जाएगा 3C। तो ये आंसर आ गया 1/3√LC। सॉल्व कर लो।
नहीं, ये तो ओमेगा आया और फ्रीक्वेंसी निकालते हैं ओमेगा बाय 2 पाई से, तो 2 पाई और मल्टीप्लाई कर दो 1/6 पाई रूट एल सी। एक मिनट, तीसरा नेक्स्ट सवाल। 100 वोल्ट का एसी सोर्स, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 500 रेडियन पर सेकंड इज कनेक्टेड टू एलसीआर विद सर्किट इतना इतना इन सीरीज, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। अरे भाई सर अगर, इसमें कैलकुलेशन नहीं हुआ, गलत आ रहा था मतलब। अच्छा तो वो चेक कर लेना, टेंशन नहीं लो, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, कैलकुलेशन के लिए ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। 13वां सवाल, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट ऑफ एक्स, प्योरली रेजिस्टिव एलिमेंट एक्स व्हेन कनेक्टेड टू एसी सप्लाई, पीक वोल्टेज 200, करंट 5 एम्पियर पास हो रहा है, विच इज इन द फेज ऑफ वोल्टेज। बिल्कुल सही, वो तो प्योरली रेजिस्टिव है तो फेज वोल्टेज के करंट में ही रहेगा, वोल्टेज और करंट का फेज सेम रहेगा। सेकंड सर्किट वाई विच कनेक्ट्स विद एसी सोर्स also give the same value of peak current but the current lags behind 90 डिग्री। अगर करंट लैग बिहाइंड 90 डिग्री है तो ये इंडक्टर ही होगा, समझे क्या? यस सर। अब 200 वोल्ट के ऊपर 5 एम्पियर का अगर करंट फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टेंस का वैल्यू 40 ओम है, तो इंडक्टर का वैल्यू भी कितना होगा? 40 ओम, मतलब इंडक्टर के रिएक्टेंस का वैल्यू क्या होगा? 40 ओम। तो आर का वैल्यू 40 ओम है और एक्सएल का वैल्यू भी 40 ओम है। बोल रहा है अब दोनों को सीरीज में लगा के सेम सप्लाई पे कनेक्ट कर दिया, तो जो Z का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, अच्छा यहाँ पे पीक वैल्यू का पंगा है इसलिए तुम्हारा आंसर गलत है, तो गड़बड़ आ रहा होगा। पीक वैल्यू अपॉन पे नहीं, ठीक है फिर तो आर 40 तो ये 40 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर यानी 40 रूट 2। इंपीडेंस का वैल्यू निकाले क्या? 40 रूट 2 आ गया। फिर हमने बोला कि अब आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट बताओ। आरएमएस वैल्यू के लिए पीक वैल्यू को डिवाइडेड बाय पहले तो रूट 2 कर देंगे और फिर इंपीडेंस से डिवाइड कर देंगे, तो इंपीडेंस का रूट 2 और आ जाएगा, ये भी रूट 2 आ जाएगा, तो फिर 40 से ये हो गया 5/2 हो गया 2.5 एम्पियर हो गया। समझ गए? यस सर। अगला सवाल क्वेश्चन है, एन एसी सोर्स इज रिलेटेड टू 220-50 हर्ट्ज, टाइम टेकन बाय वोल्टेज टू चेंज इट्स वैल्यू, तो 0 टू पीक टू 0। अरे यार साइनोसॉइडल फंक्शन में पीक टू 0 जाने के लिए 90 डिग्री का फेज ही तो चलना पड़ेगा, तो ओमेगा सर इंटू वो टी का, टाइम वाला था, दिक्कत हो रहा था। अरे ओमेगा टी को π/2 90 लिख दो ना, ओमेगा का वैल्यू क्या होता है? 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी। क्योंकि सवाल में 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी दिया है, तो 2 पाई f इंटू π/2, तो पाई से पाई कट गया, टी का वैल्यू आया 1/4f, तो टी का वैल्यू आया 1/4, f की जगह क्या लिख दिया? 50 हर्ट्ज, तो आया 1/200। अब 1/200 को अगर मिली सेकेंड में लिखे तो 5 मिली सेकेंड आ जाएगा, ये 200 सेकेंड। समझ गए? यस सर। इतने, और भी सवाल है? ये तो हो गए सर एक, 2 क्वेश्चन और मॉड्यूल से था। एक मिनट, कहाँ गया, दिखा नहीं, आखिर में है। हाँ, यस दूसरा सर। और तीसरा। हाँ सर। Alternating current generator has internal resistance Rg and internal resistance Xg. It is used to supply power to a passive load consisting of resistance Rg and reactance XL. For maximum power to be delivered from generator to load, the value of XL is equal to, हाँ ये तो रेजोनेंस जैसा आज जो पढ़ा ना वैसे ही सवाल बन सकता है। देखो रेजिस्टेंस को तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर एक्सएल और एक्सजी के वैल्यू एक दूसरे के अपोजिट हुए तो क्या आपस में कट सकते हैं? यस सर। तो फिर एक्सएल का वैल्यू अगर -XG हो जाए तो करंट मैक्सिमम पास करेगा, यानी मैक्सिमम पावर डिलीवर होगा। थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा क्या बोला? हाँ सर। When a voltage measuring device is connected to AC means meter shows steady input of 220 volt. This means input voltage cannot be AC voltage but a DC voltage.
maximum input voltage is 220, meter reads V but not V but V square, it is calibrated to read root of V square, pointer of meter is stuck by some mechanical effort. मुझे तो लगता है कि सी ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन ये चारों का ही कोई सेंस बन नहीं रहा है। सर दिया तो सी ही है ऑप्शन में। हाँ, क्योंकि क्या है कि ये गलत लिखा है। पहला स्टेटमेंट होना चाहिए व्हेन एन एसी वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस, क्योंकि अगर डीसी वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस रखते हैं ना, जैसे नॉर्मल वाला वोल्ट मीटर लगा दें, तो ऑल्टरनेटिंग सर्किट में कोई वैल्यू नहीं दिखाता, जीरो दिखाता है। जीरो क्यों दिखाता है? क्योंकि सर्किट में वोल्टेज इतनी तेजी से फ्लक्चुएट होता है कि पॉइंटर को इधर उधर हिलने का टाइम ही नहीं मिलता, तो क्या बताता रहता है? जीरो। तो एसी वोल्टेज डिवाइस होनी चाहिए, और एसी वोल्टेज डिवाइस हमेशा पावर बेस्ड होती हैं। पावर मतलब वो हमेशा आरएमएस वैल्यू बताती हैं, और वो पावर कैलकुलेट करके बताती हैं, यानी कि वो कितना पावर पर सेकंड में लॉस हो रहा है उसको कैलिब्रेट करके कैलकुलेट करती है। तो वो वी स्क्वायर बाय आर का वैल्यू बताती है, जिससे वी स्क्वायर का एवरेज वैल्यू आता है, और वी स्क्वायर के एवरेज वैल्यू को ही हम आरएमएस वैल्यू कहते हैं। यानी स्क्वायर से एवरेज निकालेंगे तो क्या बन जाएगा? आरएमएस। तो सी वाला ऑप्शन इसलिए सही है क्योंकि वो किसका वैल्यू बता रहा है? वी स्क्वायर का एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करके रूट लगा के दे रहा है। इसलिए हम लोग जब एसी या एसी वाला वोल्ट मीटर या एसी वाला एमीटर लगाएंगे तो हमको कौन सा वैल्यू मिलता है? आरएमएस वैल्यू। समझ गए क्या? यस सर। वो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि अगर कांस्टेंट की तरह कोई वैल्यू मिल रहा है तो वो हमेशा कौन सा है? आरएमएस। समझ गए? यस सर। नमस्कार। थैंक यू। बाय बाय। थैंक यू।